नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल्टी सेक्टर की सुर्खियों की, विश्लेषण करते हैं ट्रेंडिंग खबरों का और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी जगत की बारीकियों का। रुक करते हैं आज की खबरों का और सबसे पहले बात बुलेट पॉइंट्स की। यूपी रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी, प्री कोविड लेवल से ज्यादा रजिस्टर हुए यूपी रेरा में प्रोजेक्ट। कोविड की पहली लहर से पहले 4 महीनों में यानी दिसंबर 2019 और जनवरी से मार्च 2020 में रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे 68 प्रोजेक्ट आवेदन। तो वहीं नवंबर दिसंबर 2021 और जनवरी फरवरी 2022 में आए 116 आवेदन। अरबपतियों की बढ़ती संख्या के मामले में दुनिया में तीसरे पायदान पर भारत। 2021 में भारत में बढ़े 145 अरबपति। निवेश के लिए रियल एस्टेट मानते हैं बेहतर, नाइट फ्रैंक इंडिया की वेल्थ रिपोर्ट में खुलासा। नाइट फ्रैंक के ईडी गुलाम जिया के साथ देखिए रिपोर्ट की बारीकियां। स्वामी फंड के जरिए 1,50,000 अटके घरों को पूरा करने का लक्ष्य, 2700 घरों का हुआ पोजीशन। जरूरत पड़ने पर बढ़ सकता है स्वामी फंड का दायरा। स्वामी फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इरफान काजी बता रहे हैं स्वामी फंड की पूरी अपडेट। सस्ते के चक्कर में कहीं कानूनी पचड़े में न डाल दे जीपीए प्रॉपर्टी। जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी खरीदना सही या नहीं, जोखिम से बचिए परफेक्ट होम में लीगल एक्सपर्ट से जानिए जीपीए प्रॉपर्टी की बारीकियां। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब चलते हैं रियल ट्रेंड्स की ओर। गोल्ड, शेयर मार्केट और दूसरे निवेशों के मुकाबले आप रियल एस्टेट को कहां रखते हैं? यदि आप $1 मिलियन की रकम लेकर प्रॉपर्टी खरीदने निकले तो दुनिया भर में आपको किन शहरों में कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी? दुनिया के टॉप 100 शहर में रियल एस्टेट रिटर्न के मामले में कैसे हैं और भारतीय शहर इस लिस्ट में कहां पर आते हैं? दुनिया भर में UHNWIs यानी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इनकम वाले लोगों में निवेश को लेकर कैसा ट्रेंड है? जाहिर है अगर आप रियल एस्टेट में निवेश को देख रहे हैं, निवेश के तौर पर इसको देख रहे हैं, तो आपके जहन में ये सभी सवाल आते होंगे। इन सारे सवालों के जवाब हैं नाइट फ्रैंक इंडिया की करंट वेल्थ रिपोर्ट में, जिस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया। गुलाम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 11% सालाना दर से अरबपति बढ़ रहे हैं। इस ग्रोथ के लिहाज से भारत तीसरे पायदान पर है। निवेश को लेकर इन अरबपतियों में कैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है? ट्रेंड तकरीबन जिस प्रकार हमने दुनिया भर का ट्रेंड देखा है, तकरीबन उसी प्रकार भारत में भी देखा गया है, जिसमें रियल एस्टेट का तो एक खास मकाम है ही, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे किस्म के इन्वेस्टमेंट्स हैं, इक्विटीज में, शेयर मार्केट में, और वो सारी चीजें टॉप पर हैं। उनकी ये उम्मीदें हैं कि आगे चलकर शेयर मार्केट से उन्हें सबसे बेहतरीन मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो एक चीज काफी साफ दिखाई पड़ रही है वो यूं है कि रियल एस्टेट में भी इनका इंटरेस्ट बरकरार है। तकरीबन 29-30% तक ये लोग, चाहे अगर हम पूरी दुनिया के अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात कर लें या भारतवर्ष की बात कर लें, दोनों में भी तकरीबन 29 से 30% इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में आता है। और खास तौर से रेसिडेंशियल में इनमें से कई लोग काफी अब भी आगे चलकर भी अगले साल भर में तकरीबन 12 से 13% लोग अगले साल में मकान खरीदने की आशा व्यक्त कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेंड्स हैं जो हम भारत में देख रहे हैं वो तकरीबन दुनिया में जिस किस्म के हैं उनसे काफी मिलते जुलते हैं। सर, पीरी इंडेक्स के मुताबिक सालाना ग्रोथ में भारतीय शहर काफी निचले पायदान पर दिख रहे हैं। भारतीय शहरों का नंबर 90 के बाद आ रहा है। क्या दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में रिटर्न कमजोर पड़ रहा है? क्या दुबई, लंदन, सिंगापुर या न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी ज्यादा बेहतर रिटर्न दे रही है? ओवरऑल अगर हम रैंकिंग देखें, पूरे दुनिया की जो रैंकिंग है उसमें हमारे शहरों में के जो मकाम है, रैंक है, उसमें कुछ गिरावट देखी गई है। और ये पिछले 7 साल होने वाली लगातार रेसिडेंशियल मार्केट में गिरावट के कारण आई है। और दूसरी तरफ ग्लोबल, चाहे वो दुबई हो या यूरोप के कुछ एक मार्केट्स हैं या अमेरिकाज हैं, यहाँ पर पिछले चंद सालों में काफी, पिछले 2-3 साल खास तौर से काफी तेजी दिखाई दी है। हालांकि इंडिया में भी कोविड के दूसरी लहर के दौरान रियल एस्टेट मार्केट खासतौर से रेसिडेंशियल उभरता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अब भी प्राइजेस में बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। तो यही एक कारण है कि जिसके कारण जब दूसरे शहरों में जो प्राइजेस उभरे हैं, ऊपर गए हैं,
इंडिया के, भारत के शहरों में वही सेम ट्रेंड देखने को नहीं मिला है, इसलिए रैंकिंग गिरी है। और मुंबई जो 17वें नंबर पर है, उसके अलावा सारे दूसरे शहर, चाहे आप दिल्ली की बात कर लें या बेंगलुरु की बात कर लें, ये हमेशा से बहुत अफोर्डेबल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले चंद साल के जो परफॉर्मेंस की वजह से इनकी रैंकिंग में गिरावट आई है। गुलाम साहब, अरबपतियों की पोर्टफोलियो में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट दूसरे वर्टिकल्स के मुकाबले कैसा रहा है? जैसा कि 29% रिपोर्ट में है, लेकिन रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में इसका अनुपात क्या है? कमर्शियल प्रॉपर्टी में दो तरह के ट्रेंड दिखाई दिए हैं। एक तरफ तो डायरेक्ट कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीद ली जाती है, जहां पर ये यूएचएनआईज कुछ प्रॉपर्टीज अपने नाम से खरीद लेते हैं, और दूसरी तरफ जो पिछले 3-1 साल में रीट्स का नया चलन शुरू हुआ है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा डालना। तो इस तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ये दो ऑप्शंस किसी भी निवेशक के सामने आते हैं, और इस चीज को काफी बेहतर तरीके से यूएचएनआई के पोर्टफोलियो में देखा गया है। और जहां तक सवाल है रेसिडेंशियल का, रेसिडेंशियल में बस या तो आप अपने जाती इस्तेमाल के लिए मकान खरीदोगे, या एक सेकंड होम के तौर पर या एक वेकेशन होम के तौर पर मकान खरीदा जाता है। पर इन मकानों से, खास तौर से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज से, किसी को कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई बड़ी उम्मीदें नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो पिछले, जैसे बताया, ना तो प्राइजेस में बढ़ोतरी होती है और ना ही रेंटल वैल्यूज इसकी कुछ बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। रेंटल रिटर्न कुछ बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, 2% 2.5% के आसपास रेंटल रिटर्न। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के तौर पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इतना ज्यादा रुझान नहीं पाया गया है जिस कदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में पाया गया है। गुलाम साहब, भारत में अरबपति भले ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी वर्टिकल की अगर हम बात करें तो क्या भारत में निवेश भी उसी अनुपात में हो रहा है, या भारत के मुकाबले दूसरे देशों में निवेश देखने को मिल रहा है? पहली चीज तो ये है कि खास तौर से जो पिछले वक्तों में जो उभार दिखा गया है यूएचएनआईज में, अरबपतियों में, ये सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी सेक्टर में से आए हुए दिख रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि पिछले चंद महीनों में जो यूनिकॉर्न्स का एक नया चलन शुरू हुआ है, जहां पर स्टार्टअप्स ने बड़ा शेप लेके यूनिकॉर्न्स का रूप धारण किया है, उस तरह की कंपनियों के जितने प्रमोटर्स या उनके जो फाउंडर्स हैं, वो इस नए क्लब में, जिसे हम अरबपति क्लब कहते हैं, बिलियनर्स क्लब कहते हैं, उसमें इनका दाखिला हुआ है। और ये इंडिया और भारत और बाहर हर जगह पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्योंकि इनमें से काफी लोग ड्यूअल सिटीजनशिप के लिए भी बेकरार हैं। दूसरे शहरों में, दूसरे जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, चाहे वो लंदन हो या दुबई हो या सिंगापुर हो, इन शहरों में काफी रुझान दिखाई दिया गया है। तो एक कारोबारी ताल्लुक से भी, जहां पर उनके बेसिक इंटरेस्ट, उनका कमर्शियल इंटरेस्ट चाहे भारत में हो, लेकिन चूंकि उनके इन्वेस्टर्स इन सारे मुल्कों से आते हैं, चूंकि उनमें जो कैपिटल उनकी कंपनीज में लग रहा है ये पूरे दुनिया से आ रहा है, तो अपने इन्वेस्टर्स से टच में रहने के लिए इन लोगों को दूसरे मकानों की भी उमूमन गर्ज होती है, चाहे वो लंदन, जो कि टॉप एक्सपेक्टेशन, टॉप प्रायोरिटी पाया जाता है भारतीयों में, उसके अलावा मिडिल ईस्ट में दुबई है, सिंगापुर है। तो इस तरह के कुछ एक मकामात है जहां पर ये नए जो करोड़पति हैं, इनको ऐसे मकामात पर मकान खरीदने में काफी इंटरेस्ट पाया जा रहा है। यानी बड़ी बात, दुनिया भर में अरबपतियों की बढ़ती संख्या में भारत तेज रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन रियल एस्टेट की दृष्टि से समझना जरूरी होगा कि बिलियनियर्स प्रॉपर्टी निवेश के लिए भारतीय शहरों के मुकाबले दुबई, लंदन, मॉस्को या न्यूयॉर्क को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि ये शहर बम्पर रिटर्न दे रहे हैं। गुलाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और देखेंगे प्रॉपर्टी प्लस में कुछ और खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो बने रहिए जी बिजनेस पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी जगत से जुड़े तमाम अलग अलग मुद्दों पर। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, गेस्ट से भी हम बात कर रहे हैं। तो रुक करते हैं अब अगली खबर का।
नवंबर 2019 को स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग के नाम से एक डिस्ट्रेस फंड का ऐलान किया गया। देश भर में अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए यह फंड लाया गया। अब तक स्वामी फंड के जरिए 108 प्रोजेक्ट्स को फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। 143 प्रोजेक्ट्स को आंशिक मंजूरी मिल चुकी है। इन प्रोजेक्ट्स में स्वामी फंड के जरिए 1,50,000 घर पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। इन आंकड़ों से इतर ये फंड अटके प्रोजेक्ट्स के लिए कितना मददगार है, फंड के साइज को बढ़ाने को लेकर क्या खबरें हैं, ऐसे कुछ सवालों को जानने की कोशिश करते हैं एसबीआई कैप वेंचर में स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इरफान काजी से। काजी सर, जी बिजनेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह होगा कि फिलहाल स्वामी फंड में क्या अपडेट है, स्वामी फंड कैसे रियल एस्टेट को सपोर्ट कर रहा है, कितने प्रोजेक्ट नोटिफाई हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट को फाइनल अप्रूवल मिल चुका है और कितने घर पूरे करने का लक्ष्य रखा है आपने? नमस्कार दीपक जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस टू अपडेट आपके व्यूअर्स को कि स्वामी फंड में क्या हो रहा है। तो हमने शुरुआत की थी अबाउट 2 years अगो, राइट। आज तक हमने अभी फाइनल अप्रूवल दिया है 108 प्रोजेक्ट्स को, प्रीलिम अप्रूवल दिया है 143 प्रोजेक्ट्स को। लेकिन ये नंबर्स का मतलब कुछ नहीं होता जब तक हम कहें कि इससे हम लोग घर कितने कंप्लीट करने वाले हैं। तो फाइनल अप्रूवल से हम लोग 63,000 होम्स कंप्लीट करने वाले हैं। प्रीलिम अप्रूवल से हम लोग 84,000 होम्स कंप्लीट करने वाले हैं और दोनों को मिलाकर 251 प्रोजेक्ट्स में हम लोग ऑलमोस्ट 1,50,000 होम्स कंप्लीट करने का टारगेट रखे हैं। हमने लास्ट 2 years में 108 प्रोजेक्ट किए, पूरे इंडस्ट्री ने मिलाकर उतने प्रोजेक्ट्स नहीं किए। तो स्वामी अकेले पूरे इंडस्ट्री के मुकाबले ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहा है। और ये बात जाहिर है एक सेंस में, क्योंकि वी आर अ डिस्ट्रेस्ड फंड एंड द इंडस्ट्री वाज गोइंग थ्रू अ फेयर शेयर और मे बी एन अनफेयर शेयर ऑफ ट्रबल इन द लास्ट 2 years। इरफान साहब, स्वामी फंड भारत का लार्जेस्ट सोशल इंपैक्ट फंड है। बीते 2 साल में स्वामी फंड के चलते स्टक प्रोजेक्ट के पूरे होने की उम्मीदें जगी हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के चुनाव की प्रक्रिया, लैंडिंग टाइम थोड़ा स्लो है। कैसे इसमें तेजी आ सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट तक स्वामी फंड की पहुंच हो? तो देखिए, द काइंड ऑफ कंपनीज वी इंटरेक्ट विद, द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वी डील विद, ये प्रोजेक्ट्स बहुत टाइम से रुके हुए हैं। ये कंपनीज काफी डिफिकल्टी में है, उनके एम्प्लॉयज ने उन्हें छोड़ दिया है, प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स लैप्स हुए हैं, कस्टमर्स ने लिटिगेशन शुरू कर दिया है। ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते हैं स्वामी फंड में फंड करने को। तो हम लोग जहां तक इंटरनल प्रोसेस है, जहां तक हमारी अंदर की प्रक्रिया है, उसके अंदर हम लोग वी ट्राई टू बी एज फास्ट एज पॉसिबल। लेकिन अगर प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल अप्रूवल लैप्स हुआ है और उसके मिलने को 3-4 महीने लगेंगे, तो उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर ड्यू डिलिजेंस करते वक्त अगर हमें कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी के बारे में, और आप समझ सकते हैं कंपनी का प्रोजेक्ट लास्ट 5 साल से अटका हुआ है, तो कंपनी के ऑडिटेड अकाउंट्स भी अवेलेबल नहीं है, कंपनी के पास अप्रूवल्स की कॉपी भी नहीं है, तो उसके वजह से टाइम बहुत ज्यादा लगता है। दूसरे फंड के मुकाबले इसे कैसे अलग और बेहतर मान सकते हैं? स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर करने के पहले मैं एक और स्टैट्स आपको देना चाहता हूं कि वी आर इंडियाज लार्जेस्ट सोशल इंपैक्ट फंड। हमने अभी तक 2,700 घर हैंडओवर कर चुके हैं, यानी लोगों को ये घरों की चाबी मिल चुकी है, राइट। और इसके अलावा देयर आर अबाउट 6,000 होम्स विच आर रेडी फॉर पोजेशन। और हम इसलिए कह रहे हैं रेडी फॉर पोजेशन सिंपली बिकॉज ये प्रोजेक्ट्स ने ओसी के लिए अप्लाई किया है। जैसे ही ओसी आएगा, पोजेशन और हैंडओवर हो जाएगा। लेकिन हमने स्वामी फंड और फंड के मुकाबले में किस तरह से डिफरेंट है, तो मैं थोड़ा आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड कि देयर आर 3 or 4 C's which define the स्वामी फंड। तो एक तो हम लोग एक बहुत क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है। वी हैव बिल्ट दैट क्रेडिबिलिटी बाय अ ट्रैक रिकॉर्ड, by completing projects and so on. That's one. Second, we are the only fund which is focused on construction and not on repayments, focused on project activity and not on account behavior. तो उस मुकाबले हम बैंक्स या कोई भी एनबीएफसी से अलग है। तीसरा, पहले ये कभी हुआ नहीं करता था। हमारे स्वामी ने ये शुरुआत की कि हम कंप्लीट फंडिंग देते हैं, हम एक सेगमेंट ऑफ फंडिंग नहीं देते, एक पोर्शन ऑफ फंडिंग नहीं देते, हम सेल्स और रिसीवेबल्स पर रिलाई नहीं करते। जब हम कहते हैं कि हमारे पास फंड्स हैं और हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं,
तो हम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकेंगे, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बट एक और चीज में हमने देखा है कि हम लोग दूसरे फंड से काफी डिफरेंट है, वो है कि स्वामी फंड बाय इटसेल्फ एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। यानी कि हमारे सिर्फ नाम से, हमारे प्रोजेक्ट के में प्रेजेंस से लोग पैसा देने लगते हैं, लोग घर खरीदते हैं, डेवलपर की कैश फ्लो सिचुएशन इंप्रूव होती है, जिससे उन्हें हमारे पैसों की कम जरूरत पड़ती है। जी, लंबे समय से स्वामी फंड के साइज को बढ़ाने की बात चल रही है। जाहिर है अभी जो साइज है उसमें लिमिटेड स्टक प्रोजेक्ट को ही पूरा किया जा सकता है, उन्हें फंड किया जा सकता है। फंड का साइज बढ़ाने को लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या खबरें हैं? तो हमने जो भी प्रोसेस करने के थे, इन्वेस्टर अप्रूवल्स लेने के थे, वो ले लिए हैं। गवर्नमेंट ने हमें सॉफ्ट इंडिकेशंस दिया है कि जितने पैसे की जरूरत है प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने को, उतने पैसे दिलाए जाएंगे। देखिए, वी आर अ डिस्ट्रेस फंड। जितना डिस्ट्रेस एनवायरनमेंट में रहेगा उतनी जरूरत पड़ेगी फॉर अ स्वामी फंड। If the environment improves, if cash flows improve, if receivables improve, if sales improve, if costs do not increase like they're increasing right now, because of the global situation and the pandemic situation in the very recent past, right? If the situation does not improve, more funding will be required from us. If the real estate situation improves, less funding will be required from us. In either case, ये बात यही है कि स्वामी फंड है, जितना जरूरी हो, जितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, उतना कैपिटल हमारे पास है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट। इरफान साहब, स्वामी जैसे दूसरे फंड लाने की जरूरत है क्या? इसी में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो मैकेनिज्म स्वामी फंड में इस्तेमाल हो रहा है, जिससे मिनिमम रिस्क बन रहा है, यही मैकेनिज्म, यही प्रक्रिया क्यों नहीं दूसरे फ्रेश फंड में बन सकती है, ताकि स्ट्रेस की हालत ही ना बन पाए और पहले से ही हम इतना ड्यू डिलिजेंस कर लें जिससे प्रोजेक्ट में पैसा फंसे ना। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक ये जरूर होगा, whether we do it or some other fund does it. But we have in that manner changed the way lending is done to or investing is done in real estate. हमने कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया है, हमने सिर्फ इतना किया है कि एक पहले you correctly estimate the amount that is required, और two, उसको बहुत keep controls on it, supervise the expenditure, paid the vendors directly, pay the suppliers directly, ताकि पूरा पैसा प्रोजेक्ट में ही जाए। This kind of lending or this kind of investing can be for distressed projects in the residential sector, like we've shown is possible. It can be for distressed projects in other sectors, and it can be for any kind of lending for that matter, right? If that happens, if all lending follows this approach and style of calibrated disbursements against expenditure, उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेस उत्पन्न ही नहीं होगा। बिल्कुल, यानी बड़ी बातें जो निकल कर आ रही हैं कि फिलहाल स्वामी फंड के जरिए स्टक प्रोजेक्ट में 1,50,000 घरों की डिलीवरी सुनिश्चित हो गई है। नोटिफाई प्रोजेक्ट्स के लिए जितने कैपिटल की जरूरत है स्वामी फंड के पास मौजूद है, यानी पैसों की दिक्कत नहीं है। साथ ही जरूरत के मुताबिक फंड का साइज बढ़ाने को लेकर भी रास्ते खुले हुए हैं। प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल को लेकर स्लो प्रोसेस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन इसे रफ्तार देने की जरूरत है और प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल स्वामी फंड ने डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट्स पूरे कर रहा है, लोगों को इसमें पोजीशन मिल रही है। इससे हाउसिंग सेक्टर में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में पूरी बात, स्वामी फंड की पूरी डिटेल बताने के लिए। और अब बात परफेक्ट होम की। कई घर खरीदारों ने जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर सवाल पूछे हैं कि जीपीए में प्रॉपर्टी खरीदना ठीक है या नहीं ठीक है, क्या जोखिम है और कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो परफेक्ट होम में जानिए जीपीए की बारीकियां। सस्ते घर की चाह में अक्सर घर खरीदार कम जानकारी के चलते जीपीए सेलर के जरिए प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और फिर कानूनी मसलों में उलझ जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जीपीए की प्रॉपर्टी खरीदना ठीक है भी या नहीं। दरअसल जीपीए जनरल पावर ऑफ अटर्नी को कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो
मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी दिल्ली में है जिसे आप बेचना चाहते हैं, लेकिन आप दुबई में रहते हैं। ऐसे में आप किसी दूसरे शख्स को जीपीए कर देते हैं। ऐसे में उस शख्स के पास प्रॉपर्टी के रखरखाव, बेचने समेत कई तरह के अधिकार आ जाते हैं। जीपीए सेल में क्या होता है, सेल दो तरह से होती थी पहले। एक तो जीपीए सेल होता है, एक एक्चुअल सेल होती थी। जीपीए सेल में अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूं तो मैंने अपना जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दे दिया मैंने, आप उस चीज को, उसको जनरल जीपीए को यूज करके आगे और किसी को बेचते हैं। सेल एग्रीमेंट नहीं करते उसके अंदर। तो ये जो पीरियड होता था जिसमें 10 ट्रांजेक्शन हो जाते लेकिन सेल एग्रीमेंट नहीं होता था, इस पोजीशन से स्टेट को रेवेन्यू का लॉस होता था। तो ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में बहुत क्लियर अपने जजमेंट में बोला है कि जीपीए सेल इज नॉट वैलिड। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स चोरी के मकसद से बिना सेल डीड के जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी बिक्री को अवैध घोषित कर दिया था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या जीपीए सेलर के जरिए प्रॉपर्टी खरीदना कानूनन जुर्म है? खाली जीपीए से सेल कर रहे हैं तो वो आप मत करिए, वो ट्रांजैक्शन 2011 के बाद लीगल नहीं है। लेकिन अगर आप जीपीए से करते हैं तो उसके साथ में आपको जीपीए में सेल का पावर होवे, उसके बाद में जीपीए पे रजिस्टर्ड होवे। वो जो जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी स्टैम्प ड्यूटी पे करके एज ए सेल उसकी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, उसको रजिस्टर करवाइए, उसके बाद में आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करिए। आज भी देश भर में बड़े स्तर पर जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी बिक्री आम है। यदि आप भी जीपीए के जरिए कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर आप जोखिम से बच सकते हैं? सबसे पहले देखिए कि जीपीए में सेल का पावर है या नहीं। अगर सेल का पावर है तो जीपीए स्टैम्प ड्यूटी पेड है या नहीं, रजिस्टर्ड है या नहीं, ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट की जीपीए वैलिड है और नहीं। लेकिन जो प्रॉपर्टी को आप देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी देख लीजिए, सेलर अल्टीमेट कौन है उसको भी देख लीजिए, सब रजिस्ट्रार में सर्च भी करवा लीजिए। इन सब चीजों को देख के आप इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं जीपीए के थ्रू। लेकिन मैं एडवाइज ये करूंगा कि अगर आप प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं तो जीपीए के थ्रू करें तो साथ में आप सेल एग्रीमेंट को भी रजिस्टर्ड करवाइए, तो आपका टाइटल एक परफेक्ट मार्केटेबल टाइटल होगा। तो अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें जीपीए सेलर का इन्वॉल्वमेंट है, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे, किसी भी तरह के जोखिम से आप बच सकें। आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आप हमें ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले शो में मिलते हैं प्रॉपर्टी जगत की कुछ और खबरें, कुछ और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।